हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेयर्स फार्मूला कैसे आता है ना। इसका डेरिवेशन मतलब किस तरीके से इसको हम ड्राइव करते हैं। हमें फार्मूला पता है कि मेयर्स रिलेशन कैसे आता है, मेयर्स फार्मूला, बट वो कैसे आता है वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, इसका हम लोग यूज भी करते हैं बच्चों, लेकिन आज मैं उसको बताने वाला हूँ वो कैसे आता है। पीछे मैं इसका यूज़ भी किया हूँ और मैंने बोला था मैं आपको बताऊँगा, तो चलिए मैं बता ही देता हूँ। आज क्या दिक्कत है भाई, है ना बच्चों। मेयर्स फार्मूला क्या होता है, यही तो आपने देखा था पीछे कि सी पी माइनस सी भी का वैल्यू जो होता था वो आर होता था बच्चों। आपने ये चीज़ देखा है और यही मेयर्स फार्मूला था। ठीक है, मैंने बोला था उस टाइम पे भी कि बच्चों मैं बताऊंगा जब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताऊंगा, क्योंकि उसका यूज करके ही ये रिलेशन हम लोग ला पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं ये बताने वाला हूँ। सी पी क्या होता था बच्चों, ये चीज़ देख लीजिए, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सी भी क्या होता था बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी, ये भी होता था एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना बच्चों। ये चीज़ें आपको आई थिंक पता होगा क्योंकि ये चीज़ हम बता चुके हैं। आर होता था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये सब पता है सर जी। आप आगे बढ़ो। बिल्कुल बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये चीज़ ऐसे ऐसे होती थी। सी पी माइनस सी वी का वैल्यू हम लोग आर यूज करते थे। इसको लाने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे कि डी क्यू जो हीट एनर्जी दिया जाता है वो डी यू प्लस कुछ वर्क डन में चला जाता है। ठीक है भाई, ये चीज़ तो पता हो गया आपको क्योंकि मैंने ये चीज़ बता दिया है। ओके बच्चों, तो पहली केस अगर हम लेना चाहें, दो केस यहाँ पे लेने के बाद ये चीज़ आ जाता है। 1 मोल ऑफ गैस, टेक 1 मोल ऑफ गैस at constant pressure to raise it by डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। इस टाइप का है। मैं क्या लिखा हूँ मैं बोल देता हूँ। 1 मोल ऑफ गैस लेना है एट अ कांस्टेंट प्रेशर ताकि उसका टेम्परेचर हम लोग डेल्टा टी रेज करा पाए। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप ऐसे समझिए कि हमको नंबर ऑफ मोल्स 1 लेना है और वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखना है और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी रेज कराना है, तो उसमें कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, है ना बच्चों। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो डी क्यू था वो डी यू प्लस डी डब्ल्यू था। ठीक है, एक सेकंड, पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, है ना बच्चों, ताकि वो रिलेशन आपको समझ में आए। कोई भी लेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉल्यूम पहले लेंगे तो आपको चीज़ें आगे समझ में आ गई मैं क्यों लिया था। देखिए, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है भाई। मतलब कि डेल्टा वी का वैल्यू क्या है, 0 है। अगर हम लोग वर्क डन छोटा सा देखना चाहें तो वो होता है पी डी वी। तो छोटा सा वर्क डन क्या होगा, डी वी वॉल्यूम का चेंज है, पी इंटू वॉल्यूम का चेंज कितना है, 0। तो इसका मतलब कि वर्क डन 0 आ रहा है, तो इसका वैल्यू बच्चों ये 0 की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने लिया पहले कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डी क्यू जो है बच्चों तो क्या होगा, छोटा सा हीट कितना रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे हमको हीट रिक्वायर्ड ही चाहिए था, है ना, इसीलिए हम लोग लेते हैं। बोला जाता है ना कि कितना हीट रिक्वायर्ड है 1 मोल ऑफ गैस को उसका टेम्परेचर डेल्टा टी रेज कराने में एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, कितना हीट का रिक्वायर्ड है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका डेफिनेशन ही तो ऐसा हम लोग लिखते थे सीपी का, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट यूनिट डिग्री सेल्सियस, कुछ ऐसा हम लोग बोलते थे। ठीक है, तो वो कितना होता था, एन सी भी डी टी होता था, यही तो होता था।
तो एन का वैल्यू तो 1 है, नंबर ऑफ मोल्स, इनटू सी भी और डी टी आ गया, और यही तो हमारे पास डी यू है। डी यू क्यों है? क्योंकि डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर हो गया ना, क्योंकि ये 0 चला गया तो ये दोनों बराबर हो गया, तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू डी यू के बराबर हो गया। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, सेकंड चीज़ हम लोग ले लेते हैं। सेकंड चीज़ में हम वही चीज़ लेंगे, 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इस पर लेंगे, है ना बच्चों, प्रेशर ले लेंगे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा भाई? कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? रेज टेम्परेचर जो हो रहा है, रेज इन टेम्परेचर, वो क्या है? डेल्टा टी है बच्चों, ठीक है। तो हीट रिक्वायर्ड कितना होगा? हीट रिक्वायर्ड कितना होगा, यही हमको पता करना है। तो आपको फिर से वही बता देता हूँ कि डेल्टा डब्लू, सॉरी, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस का डी डब्लू होता है। यहाँ पे क्या होगा, ये तो डैश डैश कर देता हूँ क्योंकि ये अलग है, क्योंकि हम यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं और यहाँ पे कंडीशन अलग था कांस्टेंट वॉल्यूम का, तो चीज़ें थोड़ी बदल जाएगी, है कि नहीं? ठीक है, बदल जाएगी तो ठीक है, बदल देंगे। यहाँ पे डी यू थोड़ा सा देखने वाली बात है। डी यू का मतलब क्या होता है? ये इंटरनल एनर्जी ही तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता था, याद कीजिए, मैं सबसे पहले यही तो बताया था। वहाँ पे आता था n टाइम्स ऑफ F/2 ये सब नंबर ऑफ मोल्स 1 है, F/2 कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट होता है, ये सारा कांस्टेंट होता है। तो डी यू का प्रोपोर्शनलिटी टेम्परेचर के साथ आता है। यहाँ पे डी यू लिखा है तो यहाँ पे हम लोग डी टी लिख सकते हैं भाई। मतलब कि अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी है तो चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आता है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो डी यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी होता है भाई। ओके, अगर डी यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी है तो क्या होगा? तो क्या होगा, यहाँ पे डी यू आ गया, मतलब टेम्परेचर चेंज अगर हम नहीं करें तो डी यू का वैल्यू जो यहाँ पे था और डी यू डैश यहाँ पे आया हो वो सेम होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, डी टी का वैल्यू कांस्टेंट है ना। मान लेते हैं यहाँ पे जो हम लोग डेल्टा टी टेम्परेचर लिए हैं और यहाँ भी टेम्परेचर डेल्टा टी ही लिए हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर दोनों जगह पे सेम है। हो सकता है आप डी टी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आपके लिए मैं डी टी ले लेता हूँ क्योंकि डी टी ही हम लोग यूज कर रहे हैं। तो दोनों जगह चेंज इन टेम्परेचर क्या लिए हैं बच्चों? डी टी सेम लिए हैं। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें हम लोग डी यू का वैल्यू तो क्या होगा? वही चीज़ होगा। डी यू डैश का वैल्यू क्या होगा? डी यू डैश का वैल्यू क्या होगा? डी यू के बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का चेंज आ रहा है ना भाई, और दोनों जगह टेम्परेचर का चेंज सेम है। तो डी यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी, और तो और डी यू डैश भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डी टी, दोनों सेम हो गया भाई। दोनों की इक्वेट कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? आना चाहिए भाई। तो यहाँ पे डी क्यू डैश है, तो डी क्यू यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एन सी भी डी टी होता है, एन सी पी हो जाएगा यहाँ पे और डी टी हो जाएगा। प्लस में वर्क डन कितना होता है? पी इंटू डी भी होता है, हमने पीछे बताया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है बच्चों, ठीक है। तो सी पी डी टी बराबर डी यू का वैल्यू कितना आया था? पीछे देखिए, डी यू का वैल्यू कितना आया था? सी भी डी टी आया था, ठीक है, सी भी डी टी आया था प्लस पी डी भी आया था। इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? सी पी माइनस सी भी इंटू डी टी बराबर पी डी भी, मतलब सी पी माइनस सी भी का वैल्यू जो आ रहा है बच्चों, पी डी भी डिवाइडेड बाई डी टी आ रहा है। अब अगर आप समझ गए हों तो मैं क्या बता रहा हूँ, पी भी इक्वल टू एन आर टी यूज करते हैं ना, पी भी इक्वल टू एन आर टी, आ रहा है कुछ समझ में? पी भी इक्वल टू एन आर टी यूज करेंगे तो क्या होगा? पी डी भी है, यहाँ पे इस केस में हम क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं, तो प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो बस वॉल्यूम और टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है। वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये और ये। तो अगर लिखना चाहिए पी डी भी लिख सकते हैं इक्वल टू एन आर डी टी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। तो अगर पी डी भी डिवाइडेड बाई डी टी कर दे तो कितना हो जाएगा? एन इंटू आर हो जाएगा, और एन का वैल्यू 1 है तो आर हो जाएगा। आखिरकार हमारे पास यही तो बन रहा है, यहीं पे बन रहा है, आर हो जाएगा। तो अब आ गया समझ में? अरे हाँ गुरुजी आ गया। देखिए सी पी माइनस सी भी का वैल्यू
आर आ गया। ओ भाई ये तो गजब हो गया। गजब गजब कुछ नहीं हुआ है, वो हम ऐसा केस लिए हैं तो ये आ गया। तो यही होता है बच्चों मेयर्स रिलेशन बोलते हैं। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। बहुत आसान है, सी पी माइनस सी वी का वैल्यू आर। तो मैं ये बोल रहा हूँ सी पी माइनस सी भी का वैल्यू अगर आर है, इसका मतलब क्या हुआ? आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये सब मोलर, ये जो दोनों लेते थे ना, मोलर स्पेसिफिक हीट था, मोलर स्पेसिफिक हीट था, है ना। मोलर हीट कैपेसिटीज था ये सब। आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है वो मॉलिक्यूलर मास टाइम्स छोटा वाला Cp इंटू मॉलिक्यूलर मास टाइम्स होता है। बड़ा वाला Cv भी छोटा वाला Cv इंटू मॉलिक्यूलर मास टाइम्स होता है। ये क्या होता है, छोटा वाला Cv और बड़ा वाला Cv आपको समझ में आ रहा है? ये मोलर है और ये है ग्राम, ठीक है। ये छोटा वाला बच्चों क्या है, ग्राम। ग्राम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, ये सर आप बता चुके हो, बिल्कुल बता चुका हूँ बच्चों। अगर आपने देखा है तो बहुत सही बात है, मैं बता चुका हूँ, बट फिर से आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहें। तो यहाँ Cp का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, छोटा वाला Cp टाइम्स मॉलिक्यूलर मास माइनस छोटा वाला Cv टाइम्स मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका, वही गैस का जो हम गैस ले रहे हैं, इक्वल टू आर। तो Cp माइनस Cv का वैल्यू जो हो जाएगा आर अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। भाई कितना आसानी से आ गया बच्चों, है ना। आई थिंक क्लियर होगा। तो जिस तरीक़ा से आपने यहाँ पे समझा उसी तरीक़ा से आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अगर Cp माइनस Cv का वैल्यू आर है तो यहाँ पे Cp का वैल्यू तो ज़्यादा ही होगा Cv से। भाई अरे यार बिल्कुल, अगर इसमें से हम कुछ चीज़ घटा रहे हैं और पॉजिटिव आ रहा है तो ये ऑब्वियसली ये बड़ा ही होगा ना। ये 5 रुपया है, ये 2 रुपया है, तभी तो जाके यहाँ 3 रुपया आएगा। अगर यही 2 रुपया ये 5 रुपया तो माइनस में आएगा ना, तो ऐसा नहीं है। आर का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब Cp का वैल्यू बड़ा है। Cp का वैल्यू बड़ा है तो जब हम लिखते थे गामा का वैल्यू, याद कीजिए Cp अपॉन Cv लिखते थे, तो ऊपर वाला चीज़ ये क्या है, बड़ा है, ये चीज़ छोटा है। लेकिन ये भी बात है कि दोनों चीज़ें बड़ी ही होती थी एक से, देखा जाए तो इसका मतलब ऊपर बड़ा है नीचे उससे छोटा है, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू जो आएगा गामा का वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 ही आता था। ये भी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि क्यों ही Cp माइनस Cv आर होता है, Cv माइनस Cp क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा होता है इससे। वो चीज़ मैं और भी पीछे बता चुका हूँ, जब मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बता रहा था वहाँ पे चीज़ें बताया था बच्चों। बस ये बाकी था बताना, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसके लिए ये चीज़ आना चाहिए था। अब चीज़ें क्लियर हो गई, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो पेशेंस रखिएगा बच्चों, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएगी, है ना। बाकी चीज़ें तो आप समझ ही रहे हैं कैसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते थे। तो यहाँ तक बच्चों मैं बताना चाहता हूँ, थैंक यू आपको। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो फिर मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।